अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहां जहां भी रहे अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं, इसराइल हिमायत में आया है, इमरान खान की पीटीआई की हिमायत में आ गया है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तफसील क्या है, कौन सी वो पहलू है जिसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया? हम एक ही पहलू की दफ्तर खारजा ने भी रिएक्शन दिया है पाकिस्तान के, लेकिन वो असल पहलू की तरफ तवज्जो नहीं गई। वो भी मैं आपको तवज्जो दिलवा देता हूँ। एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया है कि चीन जो है वो बुनियादी तौर पे 2018 के इंतखाबात से पहले उस वक्त की जो उसकी यानी जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके साथी, उनको चाइना ने पैगाम पहुंचाया था कि इमरान खान पे जो तजुर्बा आप करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, ये अच्छा नहीं होगा। यानी चीन मुखालिफ था यानी इमरान खान के पावर में आने। अच्छा, अब इस बयान की एक तो ऑडियंस है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमारे अक्सर सियासतदान हुकूमत में मौजूद जब प्रोफेशनल उनके पास जिम्मेदारियां होती हैं वजारतों की, तो वो बैरूने मुल्क पाकिस्तान वो ऑडियंस उनको सुन रही होती है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। इसका नतीजा पाकिस्तान में तो शायद उनको सियासी फायदा हो, लेकिन इसका असल सियासी फायदा पीटीआई का जो सोशल मीडिया का विंग है, जो कि हुकूमत के सोशल मीडिया विंग से आगे है, उसने नॉर्थ अमेरिका से लेके पूरे यूरोप और यहां इंग्लैंड में एहसन इकबाल के इस बयान को लेके टैग करके वो क्या सियासी फायदा उठा रहे हैं, मगरब को बता रहे हैं कि चीन के साथ आपकी जो लड़ाई है उसमें अगर पाकिस्तान के अंदर अगर कोई आपके साथ सही पार्टनर है तो वो इमरान खान पीटीआई है। सबूत के तौर पर एहसन इकबाल का ये बयान देख लें कि चीन तो सियासी तौर पर इमरान खान के खिलाफ है। तो ये इसका एक पहलू है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो है कि अंदरूनी मामलात में मदाखलत पे जो हमारा ये जो है ना एकदम ये गैरत जाग जाती है, ये इस पर भी बात करते हैं कि ये चीज़ क्या है। और तीसरी और आखिरी बात जो है वो बड़े मज़ेदार है जी, इसलिए कि वो है बात टमाटर की। टमाटर जो है वो भारत में उसकी इस वक्त बड़ी शॉर्टेज है। एक महीने पहले तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन फ्लड्स और ये जो आपका ये एनवायरनमेंट की चेंजेस है, शदीद बारिश, उसमें वो उनकी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा। उनकी जो चेन है ट्रांसपोर्ट की वो बहुत बैडली इफेक्टेड हुई। इस पर बात करते हैं, लेकिन और टमाटर से जुड़ी कुछ दिलचस्प हकायक जिनका भारत में भी नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को पाकिस्तान में भी नहीं पता, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसराइल और पाकिस्तान की जो पीटीआई का जो मामला है, अक़वाम मुत्तहिदा ज़ाहिर है कि एक इनइफेक्टिव बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा कोई कब्रिस्तान आप कहिए जिंदा लोगों का, वो अक़वाम मुत्तहिदा है। बेशुमार यानी फंड्स होते हैं इनके पास, इनइफेक्टिव है, लेकिन बना रखी है कौंसल्स मुख्तलिफ। तो इंसानी हकूक के ऊपर एक कौंसल बहरहाल बनाई हुई है, उसमें जनेवा में उसका एक इजलास था। इसराइल की जो मुस्तकिल मंदूब है नंबर टू पे नाइब, उसका ये बेसिकली बयान है, पढ़ के उसने सुना दिया है। और उसमें जो उसने तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तान में गिरफ्तारियां हो रही हैं और इलेक्शंस में बस सियासी आज़ादियों की बात की है, जिसको पीटीआई की हिमायत बताया जा रहा है, जो कि एक्चुअली उनको नहीं बहुत नुकसानदेह है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये हो गया। लेकिन उसमें जो दूसरी उसी बयान में जो पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है वो ये है कि हम जिन्स परस्त जो जोड़े हैं यानी उसको कानूनी पाकिस्तान इजाज़त दे दे उनकी शादियों की, यानी मर्द मर्द से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले, इसको कानूनी तौर पर इजाज़त पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो ये भी उसी बयान में उन्होंने कहा है। तो ये भी यानी पीटीआई की हिमायत सिर्फ ये नहीं की उन्होंने कि मैं आपकी तवज्जो इस तरह दिला रहा हूं कि सियासी आज़ादियां मतलब गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। एक तो ये कि इसराइल ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, इस पर ही बहुत यानी आप हंसने खेलने वाली बात है कि इसराइल ये बात कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स को उससे तशवीश है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो LGBT एक बहुत स्ट्रांग अब ग्रुप है, पूरी दुनिया में इनकी बड़ी अब ताकत इन्होंने हासिल की हुई है, तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है एक रियलिटी है। तो इनका भी तो प्लेटफॉर्म पीटीआई है ना। तो क्या जब कि शेख रशीद ने मुतालबा भिजवाया हो कि देखिए हमारा भी ख्याल करें, तो वो जो मुतालबा है कि हम जिस परस्त की यानी कानूनी इजाज़त दी जाए, ये भी तो दरपर्दा पीटीआई की खुफिया हिमायत है। यानी इस तरफ आप तवज्जो मैं आपको दिलाना चाह रहा था। अब आगे आते हैं एहसन इकबाल। देखिए एहसन इकबाल का ये जो मैंने वो बात कर ली है, एक तो कि पीटीआई के जो लोग हैं वो उसको अब किस तरह बेच रहे हैं उस बयान को। और जाहिर है कि ये सेंसिटिविटीज़ होती हैं जिनका ख्याल इसलिए रखना चाहिए कि या तो मतलब अगर मगरबी इदारों से हमने कुछ लेना ना हो, अब जब इनसे काम भी लेना है, इनसे मतलब आप IMF भी इन्हीं का है, वर्ल्ड बैंक भी इन्हीं का है, ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं, तो फिर इन सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। इसी को बैलेंस रखना कहते हैं। तो इन मामलात पर बगैर सोचे समझे बात कर देना ये नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अब आ जाए अंदरूनी मदाखलत पे गुस्सा करने वाले। अंदरूनी मदाखलत देखिए, एक तो ये कि उस तरह की ट्रेडिशनल खुद मुख्तारी जो हमारे जो नहीं, वो जो नसीम जाजी के नावल पढ़ के वो जो हमारे जहनों में आई हुई है, वो खुद मुख्तारी दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। पहली बात तो यह है कि जब आप एक छोटा सा कारोबार भी करते हो, खोखा भी लगाते हो, आप अपने कारोबार में किसी दूसरे की इन्वेस्टमेंट चाहें कि कोई और आदमी आपकी दुकान में आके इन्वेस्ट करे, तो वो
आपके कारोबार में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ आपके अकाउंट्स देखेगा ना। मिसाल के तौर पे आप जूते बेचते हैं तो वो जूते आप किस फैक्ट्री से किस कीमत पर उठाते हैं वो देखेगा। आपके यहाँ जो आपने अमला रखा हुआ है उनकी तनख्वाहें क्या हैं वो देखेगा। उसके बाद अगर वहाँ पे कहीं नाअहली है तो वो उसको करेक्ट करेगा, क्योंकि अब वो पैसा लगा रहा है आपके कारोबार में, तो अब वो पार्टनर है आपका। अब वो ये हक रखता है कि वो आपसे आपके अकाउंट्स भी देखे, वर्किंग कंडीशंस भी देखे, अपनी सरमाए की सिक्योरिटी के लिए, वरना आप मत मांगे जाके उससे पैसा। तो ये अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं होती है, ये कंसर्न्स होते हैं जो पहुंचाए जाते हैं। और चाइना अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा था और अगर उसने ये मैसेज कन्वे किया था थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स, तो ये सफारती राज होते हैं, ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है, ये सामने नहीं आनी चाहिए थी। जब इमरान खान की हुकूमत बनी, आपने देखा नहीं है कि वो सीपैक की सारी जो मुआहदे की डिटेल्स हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हो गई थी। रज़ाक दाऊद ने कॉमर्स मिनिस्टर का हल्फ उठाया, 24 घंटे के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स में वो सीपैक की तमाम डिटेल्स शाया हुई थी जो चीन ने मना किया था कि आपने पब्लिक नहीं करनी। क्यों मना किया था पब्लिक नहीं? क्योंकि वो कंसेशंस पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों को नहीं दे रहे थे। ऑकवर्ड पोजीशन में आए, वो मुश्किल में आए वो हमारी इस हरकत से। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि अंदरूनी इस पर कोई जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं ये गुजारिश आपसे करूं, दूसरी मैं इसी अंदरूनी मदाखलत के हवाले से एक और रुख भी देखिए। ये ऐसा नहीं होता कि आप एक गरीब मुल्क है, अमीरों से आपने पैसा मांगा अंदरूनी, जो बाकी ये इंग्लैंड है, ये हॉलैंड है, ये जर्मनी है, इनकी अंदरूनी ये जो कैसे हो रही है अंदरूनी मदाखलत, वो मैं अफ्रीका में कहीं जंग लगी, अरब में कहीं जंग लगी, वहां से माजरीन बोट में बैठे, जैसे तैसे करके यहां पहुंच गए। जब वो यहां पहुंचे उस जंग के नतीजे में, जिससे कोई इंग्लैंड का लेना देना, जर्मनी का लेना देना, आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है, उसके नतीजे में जब महाजिर यहां पहुंचे तो उनको अब आप सड़क पे तो रख नहीं सकते, यहां कवानीन बड़े सख्त हैं। तो मैं आपको सिर्फ लंदन की मिसाल दे देता हूं कि होम ऑफिस यहां जो डील करता है, होम ऑफिस असाइलम सीकर से, अब सड़क पे रख नहीं सकते। आपको पता है कि 5000 कमरे हैं होटलों के लंदन के, यानी जो स्कर्ट्स में, और फिर बरतानिया में होम ऑफिस ने 5000 कमरे, 6.2 मिलियन पाउंड पर डे गवर्नमेंट बिल दे रही है। 62 लाख पाउंड आम आदमी का टैक्स गवर्नमेंट होटलों के बिल दे रही है कमरों के, और जिसमें बेशुमार हजारों कमरे खाली पड़े हुए हैं इमरजेंसी के लिए रखे हुए, क्योंकि होटल के साथ आप ये तो नहीं कह सकते अब वहां पे यानी आपने कमरा ऑक्युपाई करना है तो पेमेंट आपने डेली करनी है। अब आपने एक बंदा भेजा है अकोमोडेट करने के लिए, फिर उसको को फैसला हो गया, उसको निकाल लिया, अब दूसरे बंदे की बारी आएगी, वो ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होगी। तो ये अंदरूनी, अब यहां का जब आम आदमी चीखता है कि मेरा क्या लेना देना अफ्रीका के किसी मुल्क में किसी कबीले की जंग से या अरब की किसी जंग से, और वो आके बजाय ये कि मेरे अस्पताल पे या मेरी रोड पर या मेरी केयर पे पैसा खर्च करे, मेरे टैक्स का पैसा आप होटलों को दे रहे हैं एक असाइलम सीकर के लिए, और 6.2 मिलियन पाउंड पर डे आप अदा कर रहे हैं। अब ये अंदरूनी मामला में मदाखलत नहीं है। ये जो आते हैं बोट में बैठ के यहाँ पे नाजायज तरीके से और आके यहाँ कहते हैं कि जी अब हम आ गए हैं, उन साड़ी फिक्र खत्म, थोड़ी शुरू है। तो अब ये कहें कि हमारी अंदरूनी मतलब ये आपको मैंने बताया, एक तो ना ऊपर वाला आपने किसी से पैसा मांगा और वो आके अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के लिए अंदरूनी मामलात में जिसको हम कहते हैं मदाखलत, ये एक पहलू है। दूसरी जगह भी आके देखें कि जिन मुल्कों का वो कर्जों वाला मामला नहीं है, लेकिन अंदरूनी मदाखलत इनके यहां भी तो हो रही है जब बाहर से वो इमिग्रेंट आते हैं। तो ये जो टैक्स पेयर है पैसा दे रहे हैं, इसीलिए ये सियासी इशू बनता है जर्मनी में, इसलिए ये सियासी इशू बना भी हॉलैंड में। आपने देखा कि वहां का वज़ीर आज़म 13 साल के बाद अब आखिरकार उसने पॉलिटिक्स को, वो साइकिल पे जाने वाला इमरान खान जिसकी मिसालें देता था, तो वो अब 13 साल के बाद उसने रिजाइन किया। इमिग्रेशन इज द मेन इशू। हॉलैंड का भी मसला यही है, यानी वो जो वज़ीर आज़म अभी 13 साल के बाद गया है, बाय द वे ये यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनमें ही वाज द हंगरी के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। 4 ये जमातों का इत्तेहाद ये चला रहा था। इसकी जो तीसरी हुकूमत थी वो भी इसने रिजाइन देकर ये यानी डिसॉल्व की थी, इलेक्शन में गया, जीत के फिर आ गया। तो वहां भी इमिग्रेशन एक मसला बना हुआ है, क्योंकि टैक्स पेयर ये कहता है कि हम पैसा दे रहे हैं इन होटलों का, इन खाने पीने का, तो हमें यानी पॉलिसी सख्त करके बॉर्डर्स बंद करने चाहिए। लेकिन ये बहस चल रही है, चलती रहेगी। अंदरूनी मामला में मदाखलत, गुजारिश ये है कि ब्रेग्जिट जो बरतानिया में इन्होंने मार खाई, वो इसी तरह के फरेब नुमा नारे थे कि हम इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस, रो रहे हैं सारे हाथ रख के आप। अच्छा, आखिरी बात करते हैं टमाटर पे। टमाटर के बारे में दिलचस्प हकीकत पहले तो ये जान लीजिए, हमारे इल्म में आमतौर पे नहीं है कि टमाटर को ज़्यादा पुराना हमारा इसका रिश्ता नहीं है। यानी अगर आप मुगलों के ज़माने में भी चले जाएं तो वहाँ पे आपको शाही पकवान वगैरह में ये टमाटर नहीं मिलेगा ज़्यादा। मुमकिन है उनके किसी को उस ज़माने में कहाँ सेंट्रल एशिया से वो लेकर आते। अवामी तौर पर टमाटर को जिसने इंट्रोड्यूस किया है वो अंग्रेज़ है। तो ये कोई 200-250 साल पहले, 300 साल पहले टमाटर वहाँ पे आया। उससे पहले टमाटर की कुछ पता नहीं था। बात को आपने वेरीफाई करना हो तो गूगल कीजिए और लिखिए लव एप्पल, लव एप्पल। जब आप लव एप्पल गूगल करेंगे तो आपके सामने टमाटर की तस्वीर आ जाएगी। उस जमाने में जब अंग्रेज लेकर आए थे टमाटर,
तो उस वक्त के अंग्रेज उसको लव एप्पल कहा करते थे। इन्होंने आके क्यारियां वो लगाई, गार्डनिंग की और इसको आम किया अवामी तौर पे, जो आज हमारे यानी तसव्वुर भी हम किसी यानी कुजीन का नहीं कर सकते टमाटर के बगैर। अच्छा, ये जो टमाटर है मेरे भाई, हिंदुस्तान चीन के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है जो टमाटर पैदा करता है दुनिया में। जो टमाटर 1 महीना पहले तक वहां पे होलसेल में आप यूं कहिए कि मिल रहा था 6 या 7 रुपए में, वो चला गया है 100 रुपए में। और उसके नतीजे में दिल्ली में जो एक आप कहिए जो एक शॉप होती है, वहां जहां 20 से 25 रुपए भारतीय रुपए क्या जो किलो टमाटर मिल रहा था, वो 193 रुपए किलो तक चला गया और मिल नहीं रहा। और टमाटरों पे इस वक्त वहां डकैतियां हो रही हैं, टमाटरों के यानी जो ट्रक हैं उन पे डकैतियां हो रही हैं। और जो टमाटर बेचने वाले लोग हैं उन्होंने गार्ड्स मुसल्ला रखे हुए हैं अपने टमाटर प्रोटेक्ट करने के लिए कि टमाटर इतनी यानी इस वक्त वहां पे स्ट्रगल टमाटर के लिए। हमारे यहाँ टमाटर जो है वो रुल रहा है। ये होता है जब यानी हमारे यहाँ टमाटर की शॉर्टेज आती है तो बिल्कुल भारतीय पंजाब हमारे साथ है। वहां पे यानी सबसे आसान सबसे सस्ता प्रोडक्ट हमें इंडिया से मिल सकता है, वो हमें टमाटर, हमारा मसला हल है इस वक्त वहां पे। यानी हमारे यहाँ टमाटर रुल रहा है। अगर हमारे रूल्स ये रिलैक्स होते, बॉर्डर्स खुले होते, तो हम टमाटर इस वक्त भारत को बेचते। उनको दुनिया में सबसे सस्ता टमाटर पाकिस्तान से मिल सकता है, ट्रांसपोर्ट के अखराजात सबसे कम है और बेहतरीन, और हम बेचेंगे, हमें भी फायदा होगा। इस तरह हमारे यहाँ शॉर्टेज आएगी, हमें दुनिया में सबसे सस्ती चीज भारत से मिल सकती है, सबसे बिल्कुल साथ है। तो वो हमारा भी फायदा, उनका भी फायदा है। तो ये है आम आदमी का फायदा, आम आदमी का फायदा। मैं वीलॉग उस बात पे खत्म कर रहा हूं। एक चीज होती है सन ड्राइड टमाटो, सन ड्राइड टमाटो। ये जाहिर है कि इटालियन खानों में ज्यादा, स्पेनिश खानों में, मगरबी खानों में इसका इस्तेमाल होता है। हम सन ड्राइड टमाटोज मंगाते हैं दुनिया भर से, यानी यूरोप से, यानी रेस्टोरेंट्स की जो 5% तबका या 6% तबका है पूरे मुल्क का, वो सन ड्राइड टमाटो से वाकिफ भी होगा, खाता भी होगा, क्योंकि उन्होंने वो खाने होते हैं इटली के जो जहां जिसमें सन ड्राइड टमाटो, वो इंपोर्ट हम करते हैं। वो है बेहूदगी, वो है बेहूदगी जिसका 90-95% आबादी से ताल्लुक नहीं है सन ड्राइड टमाटोज का। ऑलिव ऑयल के अंदर वो भीगा हुआ। जो असल टमाटर है वो सन ड्राइड टमाटो इंपोर्ट करने से बेहतर है कि हम इंडिया से इंपोर्ट करें। और इंडिया को भी ये समझना होगा कि वो भी सन ड्राइड टमाटो जो इंपोर्ट करते हैं उससे बहुत बेहतर है पाकिस्तान से करें, एक्चुअल असल आम आदमी का खाना। तो हमारे लिए तिजारत और तिजारत में बरकतें, हमें इस तरफ आना होगा। मुकामे शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब एक तरह से यूँ देखिए कि फौज बाकायदा इसमें आई है, तो बहुत अच्छी बात है। कॉर्पोरेट फार्मिंग में जनरल आसिम मुनीर ने कल इस पर खिताब किया, और इनका आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परमानेंट स्टैब्लिशमेंट तो वो ये मौजूदा हुकूमत अब 4 दिन की मेहमान है। तो फौज जब इसकी ओनरशिप लेती है कॉर्पोरेट फार्मिंग की, तो इसके साथ उनका एक कमर्शियल इंटरेस्ट डेवलप होता है अपने हमसायों के साथ अमन में। यानी अब इस बात को समझें कि पाकिस्तान की फौज, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये झगड़ा इसलिए जंगे रखना चाहते हैं क्योंकि इनका जवाब पैदा होता है, ये वैसे पुराने ज़माने की बात है और ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट बात है। ये मैं एक और व्लॉग उस पर कभी कर दूंगा कि ये बिल्कुल एक गैर मुतल्लिक सोच है कि आप अगर तुम हमसायों से अमन हो जाएगा तो फौज की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल पागल है जो ये बात करता है। लेकिन इसके लिए मैं तफसील और बयान है, फिलहाल इतना ही कहना बहुत है कि इस वक्त फौज का बाकी जो कारोबार में आना है, खासतौर पर एग्रीकल्चर में आना है, अब उनका ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है कि वो हमसायों के साथ हमारा अमन हो। और मैं इस बात पे जो कहते हैं ना कि जंग में फौज का जवाब है, ये पुराने जमाने की बातें हैं, अब ये नहीं होता। मतलब ये है कि अब जो है वो इसका बेसिक फार्मूला ये है कि एक पावर ग्रुप जब सोसाइटी में अपना एक शेयर को स्टैब्लिश कर लेता है तो उसके बाद वो इन चीज़ों का मोहताज नहीं होता कि जंग हो या ना हो। जंग ना हो, वो जो यानी आप यूं कहें कि स्टैब्लिश्ड हो गया उनका एक रोल, वो फिर रिवर्स नहीं होता, वो मौजूद रहता है। तो वो अपने उनके तरीके एग्जिस्टेंस के डिफरेंट हो जाते हैं, ये होता है। वो हमारे यहाँ तब्दीलियाँ आ रही हैं। अच्छा जी, व्लॉग बहुत लंबा हो गया। सो आपसे ज़्यादा चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके तमाम हमसायों दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।